हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निम्मी जी नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा सब पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा और आप लोग उसका लाभ भी ले रहे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब हो सकता है हम लोगों का एग्ज़ाम जुलाई तक हो सकता है, जुलाई या अगस्त तक हो सकता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम तो काफ़ी लेट हो ही गया है इस लॉकडाउन की वजह से, तो जो हमारा एग्ज़ाम होगा जुलाई या अगस्त में हो सकता है। ठीक है, अभी कोई निश्चित डेट नहीं है कि कब होगा। यदि जुलाई और अगस्त तक होता है तो हमारे पास काफ़ी टाइम है, हमारा सिलेबस हो जाएगा, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ लोग बोल रहे हैं मैम 2012 से और 2019 तक के प्रीवियस ईयर के पेपर्स करवा दीजिए। ठीक है, मैं ज़रूर करवाऊंगी, लेकिन पहले मेरा जो टारगेट है वो आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है। ठीक है, पहले मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी, इसके बाद जो आपके मैं टॉपिक यहाँ पे करवा रही हूँ उन टॉपिक्स में जितने क्वेश्चंस आपके 2012 से लेकर 2019 तक आए हुए हैं, मैं यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चंस को करवा रही हूँ, अलग से यहाँ पे कोई क्वेश्चंस नहीं करवा रही हूँ। ठीक है, तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी भी बनती है कि भाई आप इन प्रैक्टिस को, आप इन पेपर्स की प्रैक्टिस आप खुद कीजिए, स्वयं कीजिए। एक पेपर आप डेली लगाइए, ज़्यादा यदि आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि एक पेपर लगाने में ही आपका 2 घंटा लग जाएगा, 2 या ढाई घंटा लग जाएगा जब आप अच्छे से लगाएंगे। किस तरीके से आपको लगाना है मैं ये भी आपको बता देती हूँ कि आप कोई भी एक पेपर लीजिए या फर्स्ट पेपर लीजिए, क्योंकि हमारे लिए देखिए दोनों पेपर्स ज़रूरी है, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। हमारा सब्जेक्ट जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी हमारा फर्स्ट पेपर भी है, क्योंकि जो हमारी स्कोरिंग होती है वो हमारी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों से ही बनती है। तो ऐसा नहीं है कि केवल हमको सेकंड पेपर पढ़ना है, अपना सब्जेक्ट पढ़ना है। सब्जेक्ट तो अच्छा करना ही करना है, लेकिन हम देखिए एजुकेशन वालों के लिए तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा जो फर्स्ट पेपर में कुछ यूनिट्स हैं, 2-3 यूनिट्स हमारी इसी में है, ज़्यादातर यूनिट्स हमारी इसी में है। चाहे वो आप ICT ले लीजिए, चाहे आप इन्वायरमेंट ले लीजिए, चाहे आप टीचिंग एप्टीट्यूड ले लीजिए, रिसर्च ले लीजिए, ये सारी यूनिट्स हमारे इसी में है। कंप्यूटर ले लीजिए, कंप्यूटर तो खैर अलग से है, एजुकेशन में नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके इसी में है, तो हम लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। लेकिन फिर भी यदि मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ, यदि मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि यदि आप लोग एक पेपर पर डे का सॉल्व करेंगे तो अभी बहुत टाइम है, आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। क्योंकि भाई ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं होता है, हमको पढ़ना भी है, हमको वीडियो भी देखना है, और एक वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए। आप किसी का भी वीडियो देख रहे हैं, किसी का भी देख रहे हैं, आप हमारा देख रहे हैं, या यूट्यूब चैनल पर बहुत सी प्लेटफॉर्म, यूट्यूब चैनल पर बहुत लोग चला रहे हैं अपना, कुछ लोगों का पेड भी है, तो पेड कोर्स ज्वाइन यदि आप किए हुए हैं या ऐसे ही देख रहे हैं, तो देखिए इससे कुछ नहीं होता कि हम पेड कोर्स ज्वाइन करके अपनी सफलता निश्चित कर रहे हैं या ऐसे ही देख के कर रहे हैं। हमारे लिए होती है हमारी पढ़ने की सफलता, मेन होता है हमारा सिलेबस कंप्लीट करवाना। ठीक है, तो आप कोई भी एक पेपर उठा लीजिए, चाहे आप फर्स्ट पेपर उठाइए, चाहे अपना सब्जेक्ट का उठाइए। ठीक है, 2012 तक यदि आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप 2014 से या 15 से शुरू कर दीजिए, तो फिर भी आपके पास 4 साल हैं। ठीक है, 15, 16, 17, 18, 19, 5 साल आपके पास हैं। आप 2014 से उठा लीजिए या 15 से उठा लीजिए, पेपर कोई भी उठाइए, या फर्स्ट पेपर लीजिए या सब्जेक्ट का अपने पेपर लीजिए और उस पेपर को आप पूरा सॉल्व कीजिए। ठीक है, और उसकी आंसर शीट आप आंसर अपने साइड में लिखिए। इसके बाद उसकी ऑफिशियल आंसर की लीजिए और उसमें मिलाइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इसके बाद यदि आपके 50 में मान लीजिए 25 क्वेश्चन सही हो रहे हैं या 22 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, या मान लीजिए 17 या 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इसका कुछ वो नहीं होता। ये हमारी प्रैक्टिस हमारी जितनी अच्छी होगी ना, उतना जल्दी हमको सफलता मिल जाएगी। ये बात आप मान लीजिए, मैं केवल ये आजमाया हुआ नुस्खा बता रही हूँ आप लोगों को। जो आप लोग बोल दें ना मैम ईजी ट्रिक क्या है, तो यही आपकी सबसे अच्छी ईजी ट्रिक है। इसके अलावा कोई ईजी ट्रिक नहीं है। आपके पास मटेरियल बहुत सारा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता हम क्या पढ़ें। आप लोग कोचिंग से कोई भी कोचिंग से आप लोग पेड कोर्स ज्वाइन किए होंगे या कहीं पे वो लोग आपको PDF देते होंगे, तो क्या PDF में आपको समझ में आता है? नहीं आता है, ज़्यादा समझ में नहीं आता, क्योंकि वही चीज़ होती है जो हमारी किताब में होती है। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको PDF नहीं दे रही हूँ। PDF में अगली साल से आप लोग को PDF भी दे दूँगी, लेकिन मैं वही PDF दूँगी जो मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। एक्स्ट्रा PDF कुछ भी नहीं दूँगी। ठीक है, तो किताबें हमारे पास बहुत सारी हैं, पढ़ने के लिए हमारे पास कोई साधनों की कमी नहीं है। इतनी किताबें हैं कि हम लोग पढ़ नहीं सकते, मटेरियल इतना है कि हम लोग पढ़ नहीं सकते। आजकल सभी एंटी एजुकेशन का ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, तो और भी एजुकेशन से रिलेटेड कई ग्रुप बने हुए हैं, तो मान लीजिए कि उनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो
हमें ज़रूरी नहीं है कि हम कोई अलग से हम PDF दें, ठीक है। तो आगे होगा तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूँगी, लेकिन अभी इस साल तो मैं खैर मैनेज नहीं कर पा रही हूँ कि मैं आपको नोट्स दे सकूँ। तो अगली साल से मैं अगली बार से आपको नोट्स भी दे दूँगी, ठीक है। अगली साल से मैं और फैसिलिटी दूँगी। तो अभी लेकिन इतने में ही आप लोग संतुष्ट होइए और इतना में ही कीजिए। तो कोई भी पेपर उठाइए, उसको सॉल्व कीजिए, आंसर अपने साइड में लिखिए। इसके बाद फिर ऑफिशियल आंसर की से मिलाइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्वेश्चन सही होने के बाद फिर वो ऑफिशियल आंसर की से अपने सारे क्वेश्चंस दोबारा करके एक एक करिए कि जो क्वेश्चंस आपके गलत थे उनका राइट ऑप्शन क्या है, ये है तो कैसे है। इसको यदि आप भले आपके पास ज़्यादा कंटेंट नहीं है, आप उससे देखते हैं। यदि आपके पास फिर मैटर है तो उस मैटर को देखिए कि ये क्वेश्चन ऐसा है तो इस मैटर में कंटेंट में देखिए, या आपके पास उसका सिलेबस नहीं है, कंटेंट नहीं है, तो आप गूगल्स पे देख लीजिए। तो आपको पूछिए, जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो आपके बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर होंगे। और पढ़ाई का यही एक सीक्रेट ट्रिक है। यदि आप देखिए सीरियस होकर आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, और जब आप पढ़ाई को लेके सीरियस होंगे ना तभी आपका नेट निकलेगा। यदि आप सोचेंगे कि नेट निकल जाएगा, सारे काम इंपॉर्टेंट है, केवल पढ़ाई बस कर लेंगे, ठीक है, पढ़ाई में ही ढील डालेंगे तो नेट कभी नहीं निकलेगा। आप 4 बार 6 बार 7 बार देते ही रहेंगे। हमने बहुत लोगों को देखा है 6-6 7-7 बार नेट डाले हुए हैं लेकिन नहीं निकल रहा है। तो हम सीरियस नहीं ले रहे हैं पढ़ाई को। जब तक हम अपने कंटेंट में, जब तक हम अपने सिलेबस में डूबेंगे नहीं ना, डूब कर पढ़ना है हमको, तभी हमारा नेट क्वालिफाई होगा। आप बहुत हल्के में CTET, TET, UP TET ये बहुत आसानी से निकल जाते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए हम लोग नेट को भी इतना ईजी तरीके से ले लेते हैं। लेकिन आप ये तो समझिए कि हमारा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो इतना आसानी से गवर्नमेंट पागल नहीं है, ठीक है, तो इतना आसानी से नहीं निकलेगा। तो आप सीरियस होके, और आपको कुछ नहीं करना है, केवल आप इतने कि एक पेपर पर डे का लगाइए, ज़्यादा नहीं लगाना है आपको। इतना टाइम है कि आपका पेपर टाइम तक पूरा आराम से 2 बार कवर हो जाएगा। तो मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आप चाहे 2014 से उठाइए, चाहे 2012 से उठाइए, जहाँ तक आपकी कैपेसिटी हो, जहाँ से आप क्षमता हो कि आप लगा सकते हैं, तो आप 2014 से ही उठाइए मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ से आपका जो सिलेबस है वो नए रूप में हो। 2012 से है, वहाँ पर आपका जो सिलेबस थोड़ा ओल्ड ईयर्स पे है, ठीक है, पुराना मटेरियल था, पुराना सिलेबस था। अब ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि 2014 से ही उठा लीजिए तो काफ़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक पेपर लगाइए, उसके आंसर देखिए कितने सही हो रहे हैं, फिर उनकी जो गलत हुए हैं फिर उनको देखिए कि जो गलत हुए हैं वो क्यों हुए हैं, इनका राइट ऑप्शन क्या था, ये था तो कैसे था, ठीक है। इस चीज़ को यदि आप डिस्कशन करेंगे ना तो अलग से आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और किसी से मत मांगिए कि हमको PDF दीजिए, हमको नोट्स दीजिए। यदि आप लोग पूछते हैं ना बुक के बारे में, तो एक बुक मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। और 10 बुकों को खरीदने से आप लोग शायद नहीं लेना, सब लोग पूछते हैं मैम एक बुक बता दीजिए, तो 10 ये तो हर यूनिट्स के लिए आप अलग अलग बुक मैं सजेस्ट कर पाऊँगी, एक बुक नहीं पढ़ पाऊँगी। और जो ये हरियंत की बुक आती है, ट्रूमैन की आ रही है, या KBS मदान की आ रही है, ये बुक आ रही है ना, तो ये इसमें आपका मटेरियल है, अच्छा है, मैं इन बुक की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये बुक उन्हीं के समझ में आएंगी जिनका पढ़ा हुआ है पहले से, ठीक है, जिनकी सारी चीज़ें पहले से पढ़ी हुई हैं, केवल उनको हल्का हल्का ऊपर से देखना है, ये सिलेबस देखना है, तो ये बुक उनकी समझ में आ जाएंगी और उनके लिए ठीक है। जो पहली बार UGC नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और वो इस बुक को खरीद के, इस बुक के पढ़ने के आधार पर अपना नेट निकालने की बात करें तो नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो क्योंकि वो आप समझ ही नहीं पाएंगे वो चीज़। जो लोगों का पढ़ा हुआ है कोई भी कंटेंट इसमें यदि हल्का पढ़ लेगा तो समझ में आ जाएगा। लेकिन यदि आप कहें कि क्योंकि उतनी इजी भाषा नहीं होती है, उतना अच्छा मटेरियल नहीं होता है, बुक में कोई कमी नहीं है, केवल जो पहले से पढ़े हुए हैं उनको यदि सिलेबस चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग चाहिए तो ये ठीक है। लेकिन यदि आप सोचें कि किसके आधार पर आपका नेट निकल जाए तो नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए बहुत बातें हो गई हैं, अब हम लोग बात करते हैं अपने इसको लेके, ठीक है, टॉपिक को लेके। हम लोगों ने बात की थी अध्यापक शिक्षा का अर्थ, टीचर एजुकेशन चल रहा है, हमारा 4th यूनिट चल रहा है, 4th यूनिट का पार्ट A चल रहा है, ठीक है। तो अध्यापक शिक्षा का अर्थ हम लोगों ने बात की थी कि टीचर एजुकेशन क्या होता है, इसके बाद प्रकृति, इसकी प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है, इसके बाद इसका विषय क्षेत्र, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने बात की थी। अब हमको बात करना है अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रकार, ठीक है, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रकार। तो अध्यापक शिक्षा के कौन कौन से प्रकार होते हैं या कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। तो अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों के प्रकार, अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों के प्रकार,
ठीक है। यदि हमारा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं 2012 से लेकर 2019 तक के मैं पर डे एक पेपर सॉल्व करवा दूंगी, इतना यदि टाइम बचेगा। यदि इस साल नहीं बचेगा तो मैं अगली बार तो ये करवाने ही वाली हूँ। यदि इस बार हमारा सिलेबस के बाद, क्योंकि मैंने देखिए काफ़ी लेट से भी शुरू किया है, तो यदि मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर यदि टाइम बचता है तो मैं पर डे एक पेपर सॉल्व करवाऊँगी, ठीक है। तो इसको लेके आप चिंता ना रहिए, लेकिन पहले हमारा जो मेन उद्देश्य है अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग तो तुम्हें आप क्वेश्चंस करवा ही रही हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि टाइम बचेगा तो मैं फिर से पूरा पेपर रिपीट कर दूंगी, आप लोगों को समझा दूंगी, ठीक है। तो आपको पढ़ना है यहाँ पे कि अध्यापक शिक्षा के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है। तो यदि हम पहले इनके प्रोग्राम की बात करेंगे तो पहले तो आपके होते हैं, आपका सबसे पहले होगा प्री सर्विस टीचिंग, प्री सर्विस एजुकेशन, इसके बाद होगा आपका इन सर्विस एजुकेशन। तो 2 होते हैं, ठीक है, तो 2 होते हैं। पहला होगा आपका सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा, सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा, ठीक है। इसके बाद होता है आपका सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा, ठीक है। इसको सेवाकालीन या सेवारत भी बोलते हैं, ठीक है, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इन सर्विस टीचिंग, इन सर्विस, इसको बोलते हैं प्री सर्विस, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्री सर्विस, इसको बोलते हैं इन सर्विस एजुकेशन, ठीक है। तो सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा, सेवा पूर्व, आपको हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा, सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा कैसे होती है कि देखिए, जो हम लोग बीटीसी करते हैं, बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, तो सेवा पूर्व जब हम सर्विस में नहीं होते हैं, ठीक, सर्विस में नहीं होते हैं, केवल और केवल हम ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, प्रशिक्षण ले रहे होते हैं, किस लिए, क्योंकि आगे हमको सर्विस में आना है, ठीक है। तो ये क्या होती है, प्री सर्विस एजुकेशन। हमको वहाँ पे हम सर्विस में नहीं होते हैं, केवल हम प्रशिक्षण ले रहे होते हैं। जैसे कि अभी आप लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये हायर लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अभी सर्विस में नहीं हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, किसके लिए, से इन सर्विस में आने के लिए, सर्विस में आने के लिए। तो अभी आपकी जो शिक्षा है यदि ये अच्छी नहीं होगी, यदि आपका नेट निकल भी जाता है, मान लीजिए एक तो तुक्के से नेट निकलने वाला है नहीं, यदि कोई कह दे कि तुक्के से तो निकलने वाला है नहीं, मान लीजिए फिर भी आपका नेट निकल भी जाता है और आपको सिलेबस की जानकारी नहीं है, कंटेंट की जानकारी नहीं है, आपको पूरा अपने सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है, तो आप क्या पढ़ाएंगे आगे इन सर्विस में। आप जो बच्चों का होगा वो आप भविष्य भी बेकार कर देंगे। तो यहाँ पे यही है कि प्री सर्विस टीचिंग, जो हमारे सेवा पूर्व, जो हमारे सेवा में आने से पहले, जो हमारी जॉब करने से पहले की जो शिक्षा होती है वो क्या होती है, प्री सर्विस एजुकेशन होती है। ये किसकी होती है, इसी को कहते हैं सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा, क्योंकि जो ये बीएड बीटीसी कर रही हैं ये अध्यापक ही तो हैं। जैसे हम लोग को कोई कहते, जो हम लोगों ने एमए किया है तो हम लोग सभी लोग मास्टर ही तो हैं, मास्टर डिग्री हम लोगों ने की है, भले हम इन सर्विस में नहीं हैं, ठीक है, हम जॉब नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मास्टर है ना। यदि हम कोई भी ट्रेनिंग लेते हैं तो क्या होगा, हमारा मास्टर डिग्री का प्रशिक्षण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहते हैं बीएड कर लिया है तो ये बैचलर डिग्री हो गई है, तो ये लोग अध्यापक बन चुके हैं, ठीक है, ये अध्यापक बन चुके हैं। लेकिन इसके लिए जब ये बीएड करते हैं, बीटीसी करते हैं, यहाँ पे क्यों करते हैं, जॉब पाने के लिए, इन सर्विस में आने के लिए। तो यहाँ पे जो उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, जो ट्रेनिंग दी जाती है अनुभव के आधार पर, ये आपकी प्री सर्विस होती है। इसके बाद आपका होता है सेवाकालीन या सेवारत बोलते हैं। इन वर्ड्स में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, हिंदी में आप इन प्री सर्विस और इन सर्विस याद कर लीजिए, तो आप इससे आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि इनके नाम अलग अलग मिल जाते हैं, सेवाकालीन, सेवारत या सेवा पूर्व, कुछ भी मिल जाता है, लेकिन आपको केवल प्री सर्विस और इन सर्विस याद रखना है, ठीक है। तो सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत क्या हो जाता है कि जब हम इसके बाद इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिखा दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम निपुण होंगे, तो जो सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा होती है, जब हम सेवा में आ जाते हैं, ठीक है, जब हम जॉब करने लगते हैं तो भी हमको प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है इन सर्विस, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा। ऐसा नहीं होता है कि केवल हम जॉब कर रहे हैं, आगे हमको प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो इसकी जो शिक्षा होती है सेवाकालीन, मतलब जॉब करने वाले टीचर्स की एजुकेशन, जॉब जो कर रहे हैं उनकी शिक्षा, ठीक है, जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं उनकी शिक्षा कैसी होती है। तो इनको भी समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है, समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। क्यों, क्योंकि जो नई नई तकनीकी आ रही हैं, जो नई नई नॉलेज आ रही है, जो हमारा परिवर्तन हो रहा है समाज
समाज में, ठीक है। समाज परिवर्तन के आधार पर जो ज्ञान दिया जाना चाहिए उनकी इनको नॉलेज नहीं होती है, तो उनका इनको ज्ञान दिया जाता है, उस नॉलेज को इनको ज्ञान दिया जाता है। तो इसके लिए प्री सर्विस एजुकेशन और इन सर्विस एजुकेशन जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 2008 में या 2000 में उन्होंने जॉब की थी इन सर्विस में, ठीक है, उनकी जॉब लग गई थी, बीएड किया, बीटीसी किया प्री सर्विस में, इसके बाद उनकी जॉब लग गई तो वो इन सर्विस में आ गए। लेकिन अब जिस तरीके से प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, तो क्या उनको इनकी जानकारी है? नहीं है। तो इस चीज़ों को लाने के लिए, लेकिन वो तो स्कूल में पढ़ा रहे हैं भाई, वो तो इन सर्विस में है, तो उनको तो बच्चों को उसी तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, भले उन्होंने वो चीज़ नहीं सीखी है, लेकिन जब वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनको नए तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए उनको भी प्रशिक्षण दिया जाता है नई नई तकनीकों को, नए नए ज्ञान का, जो हमारे समय के हिसाब से जो हमारे परिवर्तन हो रहे हैं उनके आधार पर इनको ज्ञान की जानकारी दी जाती है। तो फिर ये उसी का यूज करके अपने पढ़ाते हैं। तो इनको भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सेवक ऐसा नहीं होता है कि कोई टीचर बन गया बस उसको फिर कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको बताया भी था कि एक टीचर वही होता है जो स्वयं सीखता है, अध्यापक वही है, एक व्यक्ति तभी पढ़ा सकता है जब वो स्वयं सीख रहा हो। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा है कि एक दीपक तभी प्रज्वलित होता है जब एक दीपक तभी दूसरे को प्रज्वलित कर सकता है जब वो स्वयं जल रहा हो, ठीक है। तो जो अध्यापक शिक्षा होती है, इन सर्विस होती है, टीचर एजुकेशन होती है, ये कभी समाप्त नहीं होती है, जीवन पर्यंत चलती ही रहती है। कुछ ना कुछ हमको सीखना ही हमेशा पड़ता है, ठीक है। जैसे हम ही लोग हैं, हम लोगों ने जब क्या है, हमने जब मैंने मेरा नेट क्लियर हुआ था तब सिलेबस दूसरा था, तो मुझे उस चीज़ की जानकारी थी, लेकिन क्या मैं उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग चलती रहूँगी या आगे पढ़ाती रहूँगी? नहीं, तो मुझे भी सीखना पड़ेगा। यदि मैं नहीं सीखूँगी तो क्या हम लोग पिछड़ जाएंगे, हमारा आगे प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी आ गई। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रकार, तो 2 प्रकार होती हैं, सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा एवं सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा। इसके अंतर्गत आपकी फिर से 2 चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन इसमें आपके विभिन्न स्तर होते हैं, ठीक है, उनको भी हमको पढ़ना है कि सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा, मान लीजिए हमने पढ़ लिया कि वो शिक्षा जो हम जॉब करने के पहले ले रहे हो, इन सर्विस जो हम जॉब करने के बाद ले रहे हैं, तो ये 2 चीज़ें पढ़नी। लेकिन इनके भी कई स्तर होते हैं। आपके प्राथमिक शिक्षा के प्राथमिक स्तर के टीचर होते हैं, पूर्व प्राथमिक स्तर के टीचर होते हैं, माध्यमिक स्तर के टीचर होते हैं, एवं हायर स्तर के उच्च शिक्षा स्तर के टीचर होते हैं। तो इनके लिए जो इनकी शिक्षा होती है वो अलग अलग होती है, तो इनके लिए इनको कई भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो पहली जो आपकी होगी प्री प्राइमरी टीचिंग, ठीक है, प्री प्राइमरी टीचिंग, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो आपकी होगी प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन। इसके बाद आपकी होगी सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद आपकी हो जाएगी हायर एजुकेशन, ठीक है, हायर एजुकेशन होगी। इसके बाद आपकी एक और हो जाएगी वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं ठीक है। यहाँ पे आपकी कितनी प्रकार, इनके लिए सबके लिए अलग अलग टीचर की आवश्यकता होगी, अलग अलग इनकी शिक्षा की आवश्यकता होगी। तो ये क्या है, ये आपके प्रोग्राम या इनको स्तर बोल सकते हैं, ठीक है। तो अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम के प्रकार, ठीक है, ये कार्यक्रम के प्रकार ही हैं, तो ये स्तर बोल सकते हैं इनको, ठीक है। तो ये सभी आपके प्रोग्राम ही है, ठीक है। तो आपकी प्राइमरी एजुकेशन, इसके बाद प्री प्राइमरी टीचर एजुकेशन, ये सभी टीचर एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है, आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रकार, ठीक है। तो अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो आपको पढ़ना है कि प्राइमरी टीचर एजुकेशन, यहाँ पे सब में टी जोड़ दिया, ये सब टीचर एजुकेशन है,
ठीक है, टीचर एजुकेशन। तो प्री प्राइमरी स्तर पर टीचर एजुकेशन कैसी होती है, प्राइमरी एजुकेशन जो प्राइमरी स्तर होता है आपका उस पर टीचर एजुकेशन कैसी होती है, जो सेकेंडरी स्तर होता है इसके टीचर्स की क्या शिक्षा होती है, ठीक है, जो हायर एजुकेशन का टीचर है उसकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या योग्यता होती है, क्या उसके गुण होते हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन जो व्यावसायिक शिक्षा होती है, यहाँ पे किसी भी शिक्षक को क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, यहाँ पे केवल हमको इनको पढ़ना है। तो ठीक है, अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों के प्रकार। तो जो प्राइमरी एजुकेशन प्री प्राइमरी एजुकेशन होती है इनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, 10+2 जो प्री प्राइमरी एजुकेशन होती है यहाँ पे ये लोग 10 हाई स्कूल करते हैं प्लस इंटर करते हैं। फिर इनको क्या होता है, 1 साल का इनको एक्सपीरियंस से ट्रेनिंग दी जाती है, तो इनको 1 ईयर का एक्सपीरियंस दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, 1 साल का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इनका क्या होता है, ये प्री प्राइमरी एजुकेशन के टीचर जो प्री प्राइमरी पूर्व उच्च शिक्षा या प्री प्राइमरी एजुकेशन है, जो इसमें क्या होते हैं, जो इसके टीचर्स होते हैं इनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है। तो 10+2 यदि ये 10th किए होते हैं प्लस इंटर किए होते हैं या 12 किए होते हैं, फिर इनको 1 साल का प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे क्या आपकी किंडरगार्टन शिक्षा हो गई, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली हो गई, तो ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं जो बच्चों की शिक्षा। ठीक है, इसमें क्या बच्चों को पढ़ाना लिखाना नहीं सिखाया जाता, यहाँ पे इनका कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है, कोई करिकुलम नहीं होती। यहाँ पे बच्चों में आदतों का विकास किया जाता है, उनके व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, केवल उनको नैतिकता सिखा, यहाँ पे बच्चों को उनके व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, उठना बैठना बोलना तरीके सिखाए जाते हैं। ठीक है, अनुभव सिखाए जाते हैं। यहाँ पे बच्चों को कोई सिलेबस नहीं होता है। जो प्राइमरी एजुकेशन चलती है, आप देखते हैं किंडरगार्टन स्कूल है, मॉन्टेसरी स्कूल है, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी यही शिक्षा आ जाएगी। नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण होगा, जो नर्सरी अध्यापक हो गए, ठीक है, मॉन्टेसरी अध्यापक प्रशिक्षण हो गया, या पूर्व बेसिक अध्यापक प्रशिक्षण या किंडरगार्टन अध्यापक प्रशिक्षण, जो यहाँ पे जो बोलते हैं कि जो ये किंडरगार्टन जो स्कूल होते हैं या जो मॉन्टेसरी स्कूल होते हैं, तो इनमें जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उनको इस चीज़ का ट्रेनिंग दी जाती है, उनको ये चीज़ पढ़ाई जाती है, तभी तो वो उन बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो उन्हीं की जो शिक्षा होती है, यहाँ पे हमको बालकों की शिक्षा की बात नहीं करनी कि हमको बालकों को क्या पढ़ाना है। ठीक है, यहाँ हमको ये नहीं बात करनी है कि किंडरगार्टन स्कूल में या बेसिक शिक्षा स्कूल में हमको क्या पढ़ाना है, इसकी बात नहीं करनी है। टीचर्स को क्या आना चाहिए, टीचर्स को कौन कौन से गुण हों, टीचर्स की क्या क्वालिफिकेशन हो, इसकी बात करना है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्री प्राइमरी एजुकेशन में टीचर एजुकेशन की क्या क्वालिफिकेशन होती है, 10+2 की योग्यता होती है, क्वालिफिकेशन होती है, प्लस 1 ईयर का उसको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। तो फिर क्या वो प्री प्राइमरी टीचर्स बन जाता है। ठीक है, इसके बाद उसको कौन कौन से अनुभव, बच्चों में आदतों का विकास करना, ये सारी प्रशिक्षण उसको ट्रेनिंग 1 साल तक दी जाती है। इसके बाद आपका आता है प्राइमरी एजुकेशन। तो प्राइमरी एजुकेशन में क्या होता है कि 10+2 यहाँ पे भी यही होता है, प्लस 2 ईयर का प्रशिक्षण दिया जाता है, प्लस 2 साल का यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपका 2 साल का प्रशिक्षण, जैसे आपका JTC हो गया, पहले BTC होता था, BTC डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा डिजाइनिंग टीचिंग होता है, ये सर्टिफिकेट दिया जाता है कोई सा भी, जैसे यहाँ पे आपका JTC हो गया या NTT बोलते हैं, ठीक है, NTT हो गया। तो ये सब पहले की बात कर रहे हैं, अब तो इनमें परिवर्तन हो गया है, पहले इस तरीके की शिक्षा थी। ठीक है, तो 10+2 तो का इंटर होता था, यहाँ पे 1 साल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, यहाँ पे 2 साल का प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है, इसके बाद ये प्राइमरी लेवल के टीचर बन जाते थे। ये टीचर्स की क्वालिफिकेशन है, आप इनको याद रखना, ये टीचर्स की योग्यता है। ठीक है, टीचर्स की पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 10+2 का प्रशिक्षण दिया जाता था, क्वालिफिकेशन 2 साल का प्रशिक्षण दिया जाता था। और JTC जैसे NTT हो गया आपके, ठीक है, डिप्लोमा टीचिंग हो गई, कोई डिप्लोमा करा दिया या कोई सर्टिफिकेट दे दिया प्राइमरी लेवल पे। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सेकेंडरी एजुकेशन। तो सेकेंडरी एजुकेशन टीचर्स की कैसी होनी चाहिए, माध्यमिक शिक्षा। तो यहाँ पर क्या है, 10+2+3 आपके कोठारी आयोग ने दिया था, आपको पता होना चाहिए कि किसने बात की थी, कोठारी आयोग। तो यहाँ पे आपको क्या 1 साल का प्रशिक्षण 1 ईयर का, जो आपका BEd होती है, BTC होती है, इसमें क्या था कि पहले जो BEd था वो 1 साल का ही तो था, BTC 1 साल की ही तो थी, लेकिन जैसे DLED हो गया अब इसको, तो यहाँ पे 10+2+3 यानी 10th 12 प्लस 3 ईयर जो आपके इसके होते हैं बैचलर, BA या MA करते हैं, BA करते हैं या BSc करते हैं। ठीक है, तो ये 3 ईयर, तो ये आपका, इसके बाद आपका 1 ईयर का क्या हो गया, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो BEd में 1 ईयर की, लेकिन अब इसको 2 ईयर बढ़ा दिया गया, तो अब जो BEd है वो 2 साल का हो गया। तो इससे भी आपका क्वेश्चन आया है कि BEd 2 साल की करने की बात किसने की,
ठीक है, किसने की? आपके जो बीएड की 2 साल का कर दिया गया, ये बात किसने की? तो इसके क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो जो जस्टिस वर्मा कमेटी है उन्होंने इसकी बात की थी कि जो बीएड 2 साल का कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सेकेंडरी एजुकेशन का सेकेंडरी टीचर एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? 10 + 2 + 3 1 ईयर्स का यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए। अब जो 2 साल का हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कौन कौन सी डिग्री आ जाएगी? जैसे बीएड हो गया, एलटी हो गया, ठीक है, तो ये सब। इसके बाद आपका आता है हायर एजुकेशन। ठीक है, हायर एजुकेशन, ठीक है, हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में क्या आ जाएगा आपका? एमए हो गया, एमएड हो गया, पीएचडी हो गया, एमफिल हो गया मान लीजिए, ठीक है, एमफिल हो गया, तो ये सब हो गए। तो हायर एजुकेशन में टीचर्स को क्या डिग्री, क्या क्वालिफिकेशन होती है इनकी। और डिप्लोमा के तौर पे यहाँ पे कोई इनको प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। यहाँ पे जो सेकेंडरी लेवल के हैं या प्राइमरी लेवल, इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। और यहाँ पे इनको जैसे डाइट की स्थापना है, तो डाइट में क्या प्रशिक्षण ही तो दिया जाता है। 1 साल का जो प्रशिक्षण कोर्स होता है वही तो दिया जाता है हमको, या 2 साल का होता है तो 2 साल का जो प्रशिक्षण कोर्स ही तो है कि ये करने के बाद जब हम बीए कर लेते हैं, इसके बाद 2 साल जब हम बीएड करते हैं, ये हमारा प्रशिक्षण ही है, ये हमारी ट्रेनिंग ही है हमको टीचर बनने के लिए। लेकिन यहाँ पे हायर एजुकेशन में एमए करते, एमएड करते, पीएचडी करते, एमफिल करते, लेकिन यहाँ पे प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। यहाँ पे हमको योग्यता या अनुभव कैसे प्रदान करते हैं? सेमिनार के जरिए, कार्यशाला के जरिए, वर्कशॉप है या कॉन्फ्रेंस, ये सब चीज़ों के इनके जरिए हमारा प्रशिक्षण होता है, इनके जरिए हमारी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, इनके जरिए हमें अनुभव प्राप्त होते हैं कि हमको समय समय पर परिवर्तन कैसे लाना है अपने ज्ञान में। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। यहाँ पे मान लीजिए कि जैसे आपके सेमिनार हो गए, गोष्ठियाँ हो गई, या कार्यशाला हो गए, वर्कशॉप बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे वर्कशॉप हो गए, सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस हो गए, ठीक है, सेमिनार हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आती है। इसके बाद जो आपकी बताई कि वोकेशनल एजुकेशन टीचर, तो यहाँ पे यही कि टीचर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। इन सभी जो हायर लेवल के जितने भी टीचर एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, जो वोकेशनल एजुकेशन टीचर कैसी होती है? एक हमको व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी व्यावसायिक शिक्षा, कोई भी प्रशिक्षण देना, कोई भी सर्टिफिकेट देना। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन के अंदर जैसे हमको कोई भी व्यावसायिक डिप्लोमा दिया जाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ को लेके व्यावसायिक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट दिया जाता है। जैसे म्यूजिक को लेके हो गया, या हम कोई सिलाई विलाई का कोई प्रशिक्षण होता है, हमको डिप्लोमा दिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। कोई डिजाइनिंग कोर्स करवा दिया जाता है, या कोई स्पेशल टीचिंग हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये सारी चीज़ें, कोई व्यावसायिक डिप्लोमा हो गया, वोकेशनल वो हो गया, या कोई डिज़ाइनिंग हो गया, ठीक है, स्पेशल टीचिंग हो गई, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, उम्मीद करती हूँ। इसके बाद आपका क्या आता है? इसके बाद आपका आता है ठीक है, तो आपका सिलेबस जो 4th यूनिट है, 4th यूनिट का पार्ट ए चल रहा है। अध्यापक शिक्षा का अर्थ, प्रकृति तथा विषय क्षेत्र ये हो चुका है। अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों के प्रकार ये भी हमने करवा दिए हैं। अब हमको करना है कि NCERT तथा NCTE के पाठ्यचर्या प्रलेखों में प्रारंभिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर आधारित शिक्षा पाठ्यचर्या की संरचना तथा इससे संबंधित दूरदृष्टि। कितना बड़ा दे दिया है, यदि हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा हमारे। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमको पढ़ना है आपका NCERT, ठीक है, तथा NCTE, ठीक है, NCERT तथा NCET के पाठ्यचर्या प्रलेखों में पहले हमको सिलेबस बहुत अच्छे से समझना है। जब तक हम सिलेबस का कोई भी टॉपिक नहीं समझेंगे ना, तब तक आगे की चीज़ें हमारे समझ में नहीं आएंगी। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस का होता है, क्वेश्चंस को ही समझना है हमको। यदि हमने क्वेश्चंस को समझ लिया तो आंसर हम बहुत इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पहले हमको सिलेबस को, यहाँ पे इन्होंने इतना टफ तरीके से लिख दिया है कि हम लोग पढ़ के ही सभी लोग बोल रहे हैं मैम टीचर एजुकेशन करवाइए। इन लोगों को टीचर एजुकेशन बहुत हार्ड लग रहा है। अभी मैं आपको टीचर एजुकेशन इतना इजी कर दूँगी ना, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा आपका टीचर एजुकेशन। कुछ नहीं है इसमें टीचर एजुकेशन में। ठीक है, जो आप लोगों को टफ लग रहा था ना, कुछ भी नहीं है ऐसा इसमें। तो आपको केवल इसी तरीके से हमको समझाना है। ठीक है, तो NCERT तथा NCTE पाठ्यचर्या प्रलेखों में प्रारंभिक, प्रलेखों
है प्रारंभिक तथा उच्चतर, ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, मैं वही लिख रही हूँ, अभी कुछ पढ़ा नहीं रही हूँ, ठीक है। तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या की संरचना। अध्यापक शिक्षा कितना लंबा लिख दिया है, अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या की संरचना तथा इससे संबंधित दूरदृष्टि। इससे संबंधित दूरदृष्टि। अब आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि ये कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे NCERT तथा NCTE पाठ्यचर्या प्रलेखों में प्रारंभिक तथा उच्च माध्यमिक स्तरों पर अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या की संरचना तथा इससे संबंधित दूरदृष्टि, ठीक है। इसके बाद पहले मैं आपको इंग्लिश में दिखा देती हूँ, इंग्लिश में यह क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है आपका द स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम एंड इट विजन इन करिकुलम डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ऑफ NCERT एंड NCTE एट एलिमेंट्री सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन हायर सेकेंडरी लेवल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या पूछा गया है कि द स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम, जो टीचर एजुकेशन का पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा कि टीचर एजुकेशन की पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, करिकुलम एंड इट्स विजन इन करिकुलम डॉक्यूमेंट्स ऑफ किसके द्वारा NCERT एंड NCTE एट एलिमेंट्री सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल्स। तो यहाँ पे आपको प्राथमिक एवं माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा लेवल पर पढ़ना NCERT, ठीक है। अब हम समझते हैं यहाँ पे कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। अब हिंदी में समझिए, NCERT तथा NCET पाठ्यचर्या प्रलेखों में प्राथमिक तथा उच्चतर तथा माध्यमिक स्तरों पर अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या की संरचना तथा इससे संबंधित दूरदृष्टि, ठीक है। तो जो NCERT है एवं NCT है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं NCERT, ठीक है, एवं NCT, ठीक है, ये लिख दिया। यानी कि पाठ्यचर्या प्रलेखों में, ठीक है, जो करिकुलम है इसमें कैसा होना चाहिए, किसका, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसमें पाठ्यचर्या की संरचना, किसकी, अध्यापक शिक्षा, टीचर एजुकेशन की संरचना, टीचर एजुकेशन की संरचना यानी टीचर एजुकेशन का स्ट्रक्चर, ठीक है, टीचर एजुकेशन का स्ट्रक्चर, ठीक है, संरचना, इससे संबंधित दूरदृष्टि, दूरदृष्टि यानी विजन, ठीक है, विजन। तो ये हो गया किसके, टीचर एजुकेशन के, ठीक है, किसके होना चाहिए, टीचर एजुकेशन के, और किससे संबंधित होना चाहिए, NCERT पाठ्यचर्या प्रलेखों में प्रारंभिक। तो NCERT ने जो टीचर एजुकेशन है आपकी प्राथमिक शिक्षा की, माध्यमिक शिक्षा की, उच्चतर शिक्षा की क्या करिकुलम बताया है, क्या करिकुलम इनका होना चाहिए, क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या इनका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किसके आधार पर आपके जो टीचर्स हों प्राथमिक शिक्षा में, इस माध्यमिक शिक्षा में एवं उच्च शिक्षा में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। तो जो स्ट्रक्चर एवं विजन किसका, यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी एवं, ठीक है, हायर एजुकेशन, तो तीन चीज़ें। तो NCERT ने, आपको समझ में आ गया, ये स्ट्रक्चर बनने के बाद समझ में आ गया, यही आपके इसमें भी कहा गया है कि आप इंग्लिश में समझेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको द स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है, तो जो द स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन, यहाँ पे आपकी टीचर एजुकेशन का स्ट्रक्चर पढ़ना है,
स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन, करिकुलम एंड इट विजन इन करिकुलम डॉक्यूमेंट्स ऑफ NCERT एंड NCTE एट एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल्स। तो मतलब सीधा सीधा यही है कि जो यहाँ पे इनकी टीचर्स हैं जो प्राइमरी को, सेकेंडरी को एवं हायर लेवल को, उच्च शिक्षा जो उच्च प्राथमिक शिक्षा को में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या इनकी योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन से विषय इनको पढ़ाने चाहिए, यही तो पूछा टीचर स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, यही तो डॉक्यूमेंट्स पूछा कि क्या क्या इनकी क्वालिफिकेशन, कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन से विषय इनको पढ़ाए जाने चाहिए, और यहाँ पे विजन, ठीक है, कैसा होना चाहिए टीचर एजुकेशन, कि टीचर एजुकेशन कैसा होना चाहिए, विजन, दूरदृष्टि कि क्या कमियां हैं, क्योंकि अभी तक हमारी जो टीचर एजुकेशन में उसमें कुछ कमी रह गई। NCERT ने एवं NCTE ने इतना इनके लिए डाइट की स्थापना की और प्रशिक्षण की सभी चीज़ों की बात की कि इनमें के पाठ्यक्रम में सुधार किया जाए, करिकुलम में सुधार किया जाए, इनकी पाठ्यचर्या में सुधार, सभी चीज़ों में सुधार किया जाए, फिर भी जो टीचर एजुकेशन होना चाहिए, जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उन कमियों को दूर किया जाए। तो यहाँ पे विजन मतलब टीचर एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, दूरदृष्टि, तो ये समझ में, इसको विजन को दूरदृष्टि बोलते हैं। इतना समझ में आ गया आप लोग को, क्योंकि यदि इतना समझ में आ गया तो आपको पूरा समझ में आ गया, ठीक है। अब हम कुछ बात करते हैं अपनी जो टीचर एजुकेशन की हमारी जो कमियां हैं, ठीक है, जो टीचर एजुकेशन की कमियां हैं कि जिसकी वजह से जो अध्यापक शिक्षा है बेहतर नहीं हो पा रही है, कुछ कमियों की बात करते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे विजन, दूरदृष्टि, उन्हीं कमियों को दूर करना है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे आपकी कमियों की बात करते हैं, जो आपका दूरदृष्टि या विजन है उन कमियों को दूर करने की बात कही गई है। तो पहले हमको जानना होगा कि कौन कौन सी कमियाँ हैं हमारी टीचर एजुकेशन में। तो यहाँ पे जो सबसे पहले होता है हमारा अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, ठीक है, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम। जो पाठ्यक्रम है जैसे हमारा क्या होता है, ये दूरदृष्टि किससे, ये प्राइमरी पे, सेकेंडरी पे और हायर एजुकेशन पे, ये सभी पे आपको देखना है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम है ये हमारे क्या होता है कि जो हम पाठ्यक्रम अपना B.Ed में पढ़ते हैं, BTC में पढ़ते हैं, या LT में पढ़ते हैं, NTT में पढ़ते हैं, तो उस जो पाठ्यक्रम का होता है, जो पाठ्यक्रम का हमारे जो प्राथमिक लेवल से जब हम इन सर्विस में आते हैं उस शिक्षा से कोई जुड़ा हुआ नहीं होता है। हम तो दूसरी चीज़ें पढ़ते हैं लेकिन पढ़ाना हमको कुछ और होता है। तो इसीलिए इसमें कहा गया कि जो पाठ्यक्रम है हमारा, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है कि हमको किस तरीके से क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन हमको पढ़ाना कुछ और होता है। जब हम इन सर्विस में आते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। और जो पाठ्यक्रम होता है यहाँ पे केवल क्या होता है कि हमको सैद्धांतिक रूप से थ्योरिकली पढ़ाया जाता है और इसमें कोई प्रैक्टिकली और व्यवहारिक बिहेवियर इसमें नहीं होता है। तो इसको अनुयुक्त इन्होंने कहा है कि जो टीचर एजुकेशन का ये NCERT एवं NCTE ने कहा है कि इसमें बदलाव करना चाहिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड पढ़ना है ना कि NCTE ने एवं NCERT ने जो टीचर एजुकेशन के संबंध में इन्होंने कहा है कि टीचर एजुकेशन कैसा होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद टीचर एजुकेशन स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे इसका टीचर एजुकेशन की संरचना कैसी होनी चाहिए। तो अभी हम संरचना की बात करेंगे, लेकिन पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि इनका विजन क्या है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो पाठ्यक्रम है हमारे इसमें बदलाव करना चाहिए, ठीक है, करिकुलम में बदलाव करना चाहिए। जो पाठ्यक्रम है ऐसा होना चाहिए कि ये सब आपस में जुड़ा हुआ होना चाहिए, प्री सर्विस, सेकेंडरी एवं हायर, इनका जो आपस में ये जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि जो शिक्षा होनी चाहिए जैसे दोषपूर्ण प्रणाली, ठीक है, दोषपूर्ण हमारी जो परीक्षा प्रणाली है, दोषपूर्ण प्रणाली, जो हमारी परीक्षा प्रणाली है किस तरीके से चल रही है कि हमने साल भर रटा और एग्ज़ाम दे दिया तो उससे हमारा मूल्यांकन हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें जो परीक्षा प्रणाली है तो इसमें जो क्या होता है केवल रटने को महत्व दिया जाता है और किसी के रटने के आधार पर हम किसी का आकलन नहीं कर सकते हैं। हमने बहुत ज़्यादा रट लिया, कोई बच्चे ऐसे होते हैं साल भर नहीं पढ़ते हैं और लास्ट टाइम पढ़ लेते हैं और बहुत अच्छी मार्क्स आ जाते हैं, तो इससे उनका जो आकलन है वो नहीं किया जा सकता। तो हमारी जो ये जो परीक्षा प्रणाली है ये दोषपूर्ण है, इसमें बदलाव किया जाना चाहिए। टीचर एजुकेशन की जो परीक्षा प्रणाली है इसमें बदलाव किया जाना चाहिए। किस तरीके से कि जैसे क्या होता था कि पहले मेरिट के आधार पे इसमें भर्ती कर ली जाती थी या बहुत सारे फॉर्म डाल दिए, तो उसमें जो योग्यता होनी चाहिए मार्कशीटों के आधार पर हमको जो मिल जाता था उसमें प्रवेश मिल जाता था। या परीक्षा प्रणाली ये गलत है, ठीक है। तो हमारी जो परीक्षा प्रणाली होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। हमारा समय समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए, समय समय पर हमारी जो समस्याएं हैं उनको निवारण करना चाहिए और टाइम टू टाइम उसमें
चेंज करते रहना चाहिए। ठीक है, तो मतलब पूरे जब हम साल भर के किसी के क्रियाकलाप को देखेंगे तभी हम उस बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं। केवल लास्ट टाइम पेपर के आधार पर किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। तो जो परीक्षा प्रणाली टीचर एजुकेशन की है ये गलत है। यहाँ पे केवल सैद्धांतिक का को महत्व दिया है कि जैसे बीएड करते हैं, बीटीसी करते हैं और एग्जाम देते हैं, वहाँ से हमको जॉब मिल जाती है। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग बीएड बीटीसी करते हैं, प्राइवेट रूप से कर लेते हैं, वो लोग कॉलेज ही नहीं जाते हैं, स्कूल ही नहीं जाते, लेकिन उनके पास डिग्री हो जाती है। तो ये गलत है। इन्होंने कहा कि ये टीचर एजुकेशन की जो परीक्षा प्रणाली ये गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। ठीक है, और इन्होंने कहा कि जो सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा है उनके ज्ञान में वृद्धि करना चाहिए। ठीक है, जो सेवाकालीन जो इन सर्विस में, ठीक है, इन सर्विस टीचर की ज्ञान में वृद्धि, जो सेवाकालीन अध्यापक हैं उनके ज्ञान में वृद्धि करना चाहिए कि किसी भी टीचर को जो एक बार उन्होंने प्रशिक्षण ले लिया, एक बार उन्होंने सीख लिया, उसके आधार पर पूरी शिक्षा की व्यवस्था नहीं चल सकती। वो हमेशा टीचर बना नहीं रह सकता। उसको समय समय पर, क्योंकि समाज में इतने परिवर्तन हो रहे हैं, इतनी तकनीकी आ रही है, तो इनको समय समय पर सीखने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें इनके परिवर्तन होना चाहिए, इनके ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए जो आपके इन सर्विस में है। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने ये सब इसकी कमियाँ बताई हैं। तो ये कमियाँ थी, यही फिर इनको जब दूर कर दिया तो ये आपका दूरदृष्टि या विजन बन गया। ठीक है, तो जो भी हमारी टीचर एजुकेशन की कमी है, ठीक है, आप उनको पढ़ लीजिए और उन कमी को दूर कर दीजिए जो एनसीटी ने एवं एनसीईआरटी ने की हैं। ठीक है, जिनकी बात कही है, क्योंकि टीचर एजुकेशन से रिलेटेड तो ये दोनों कार्य करती हैं। तो इन्होंने कहा कि जो टीचर एजुकेशन है हमारी, इसमें रिसर्च को महत्व दिया जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। केवल सैद्धांतिक रूप में हम लोग पढ़ लेते हैं, थ्योरिकली रूप में हम लोग पढ़ लेते हैं, किताबों को पढ़ लेते हैं जिनका हमारे व्यवहारिक जीवन से कोई संबंध नहीं होता है। तो इसमें प्रैक्टिकली को महत्व देना चाहिए, प्रैक्टिकल को महत्व देना चाहिए और रिसर्च को महत्व देना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने यही चीज़ की कि उन्होंने रिसर्च को महत्व देना एवं प्रैक्टिकल को महत्व देना चाहिए। ठीक है, और इन्होंने कहा कि जो अध्यापक शिक्षा से अलगाव, ठीक है, इन्होंने कहा कि अध्यापक शिक्षा से अलगाव, अध्यापक शिक्षा से अलगाव की बात की, अलगाव। तो इन्होंने कहा कि जो टीचर प्राइमरी लेवल का है, ठीक है, जो उसकी प्राइमरी लेवल पर जो क्वालिफिकेशन है, जो उसको प्राइमरी लेवल पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसका ना तो सेकेंडरी से कोई संबंध होता है ना इससे संबंध होता है हायर से। तो ये लोग आपस में अपने अलग अलग कार्य करते रहते हैं, वो प्राइमरी को देखते हैं, वो सेकेंडरी, तो इनमें आपस में संबंध होना चाहिए, इसीलिए टीचर एजुकेशन में अलगाव हुआ है। लेकिन ये सारी चीज़ें एक ही है, सभी लोग शिक्षा देने का ही काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपस में जोड़नी चाहिए। जैसे कोठारी आयोग ने बात की थी कि जो 10+2 है इसको 10+2 हटा के 10+2+3 करना चाहिए। इन्होंने कहा कि हमारे जो बीए जब हम कर रहे हैं तो तभी हमको शिक्षा शास्त्र विषय के रूप में एक रखना चाहिए, बीए में ही शिक्षा शास्त्र को एक विषय के रूप में रखना चाहिए। जो हमको शिक्षा, जैसे हमको कोई प्राइमरी लेवल का टीचर बनना है तो वो शिक्षा हमको शुरुआत से ही दी जानी चाहिए। हमारी शिक्षा में एक उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन जो क्या है, ये हम पढ़ते कुछ और रहते हैं और बाद में करते कुछ और है। तो ये हमारी जो एजुकेशन है ये भिन्न भिन्न है, कुछ इसमें आपस में संबंध नहीं है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति होता है, उसमें मान लीजिए मैथ से साइंस से किया, इसके बाद वो मैथ साइंस से इंटर किया, 10th किया, इसके बाद वो बीटीसी कर लेता है, तो क्या मतलब होता है उसका बीटीसी करने का, ठीक है, या वो बीएड कर लेता है। इसके बाद मान लीजिए उसने एमएससी किया, ठीक है, पहले वो एमएससी कर लेता है, एमए कर लेता है, एमए किया, इसके बाद एमएससी भी कर लिया, एमएससी करने के बाद फिर वो बीएड करता है, तो इस शिक्षा का कोई मतलब नहीं होता है। हमारा उद्देश्य शुरुआत से ही निश्चित होना चाहिए, क्योंकि जब ये शिक्षा आपस में जुड़ी हुई होगी तभी इस चीज़ों का हो सकता है। तो इनके पाठ्यक्रम में, करिकुलम में बदलाव होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए अध्यापक शिक्षा से अलगाव की इन्होंने बात की कि ये सब जो टीचर एजुकेशन के जो प्रशिक्षण है, ठीक है, जो प्राइमरी लेवल का टीचर है, जो सेकेंडरी लेवल का टीचर है, इन लोगों में अलगाव है, ये लोग एक दूसरे से भिन्न है। इनकी जो प्रशिक्षण से जो इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है और फिर जो इन सर्विस में इनको पढ़ाना है उसमें कोई इनमें आपसी संबंध नहीं है, ये चीज़ें अलग अलग हैं। तो इनके पाठ्यक्रम में समानता लानी चाहिए कि जो ये पढ़ रहे हैं, जिनका इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वही चीज़ इनको, ठीक है। अगला इसमें लिख देते हैं हम अच्छे शोध कार्यों का अभाव, जो आपको बता चुके हैं। इसमें शोध कार्यों का अभाव है,
जो शिक्षा हमको दी जाती है, जो प्रशिक्षण दिया जाता है, केवल हमको सैद्धांतिक रूप में दिया जाता है, किताबी रूप में दिया जाता है, उसका हमारे व्यवहारिक जीवन से कोई मतलब नहीं होता है, कोई इसका मेल नहीं होता है। ठीक है, तो जो शिक्षा हम जो पढ़ते हैं वो अलग होता है, जो व्यवहारिक जीवन हमारा अलग होता है। इसमें कोई रिसर्च कार्य नहीं होती है, कोई प्रयोगशालाएँ नहीं होती हैं, प्रशिक्षण जो केंद्र होते हैं। तो इनमें मतलब बदलाव की बात किसने की? एनसीईआरटी ने। तो ये हम अभी आपको कमियां बता रहे हैं इसकी, ठीक है, टीचर एजुकेशन की, और इन्हीं कमियों को दूर किया है आपका एनसीईआरटी एवं एनसीटी ने। ठीक है, इसके बाद ये करते हैं जैसे सुविधाओं का अभाव, मान लो सुविधाओं का अभाव। ठीक है, जो टीचर एजुकेशन से लेके जो प्रशिक्षण केंद्र है जैसे डाइट वगैरह हैं, तो कहीं कहीं तो इन्होंने डाइट की स्थापना की बात की है, कहीं डाइट की स्थापना हुई है, लेकिन कहीं कहीं पर ये जो प्रशिक्षण केंद्र है टीचर एजुकेशन से लेकर जो आपके प्रशिक्षण केंद्र हैं, ये आपके किराए की बिल्डिंगों में चल रहे हैं। ठीक है, किराए की बिल्डिंगों में चल रहे हैं, तो क्या ये इनके लिए तो क्या इनकी जो सुविधाएँ हैं अभाव है इनका। ठीक है, जो किराए के बिल्डिंगों में नहीं होने चाहिए, किराए की बिल्डिंगों में चल रहे मतलब उनके लिए उतनी उनकी वित्त की व्यवस्था ही नहीं की जा रही है, सीरियस ही नहीं है, कोई सीरियसली तरीके से इन पर काम नहीं किया जा रहा है। जब ये किराए के बिल्डिंगों में चल रहे हैं तो यहाँ पे केवल क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ना यहाँ पे कोई प्रयोगशालाएं हैं, ना यहाँ पे कोई इनके लिए रिसर्च करने की कोई सुविधाएं हैं। तो ये क्या है कि यहाँ पे टीचर एजुकेशन में सुविधाओं का अभाव है। ठीक है, और अगला हम लोग पढ़ लेते हैं अपर्याप्त वित्तीय प्रबंध। अपर्याप्त वित्तीय प्रबंध, अपर्याप्त वित्तीय प्रबंध से मतलब है कि जो ये शिक्षण केंद्र हैं, प्रशिक्षण केंद्र हैं, यहाँ पर जो फीस से जो स्टूडेंट की फीस है उन्हीं से ही ये चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट कोई सरकार इन पे शुल्क नहीं दे रही है, तो इनकी सुविधाओं के लिए इनमें फैसिलिटी लाने के लिए इन पर पैसा खर्च नहीं कर रही है, तो फिर ये कैसे चल सकते हैं? तो इन्हीं सबको सुधारने की बात किसने की? आपके एनसीटी ने एवं एनसीईआरटी ने। जब इनमें हम इनके पाठ्यक्रम में बदलाव करेंगे, इनकी जो परीक्षा प्रणाली है इसको में बदलाव करेंगे। ठीक है, और जो इन सर्विस टीचिंग जो सर्विस में आ गए हैं उनकी उन अध्यापकों की ज्ञान में वृद्धि की बात करेंगे। ठीक है, अध्यापक शिक्षा को आपस में जोड़ेंगे प्राइमरी लेवल से, सेकेंडरी लेवल से एवं हायर लेवल से। ठीक है, इसमें शोध कार्यों को इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, शोध से रिसर्च होनी चाहिए। ठीक है, प्रयोगशालाएं होनी चाहिए, कोई भी कार्य प्रैक्टिकल रूप में किया जाए। ठीक है, सुविधाओं को दिया जाए। सुविधाएं क्या अलग से जो डाइट की स्थापना हो रही है, ये जो प्रशिक्षण केंद्र है अलग होने चाहिए, इनमें इसमें फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रयोगशालाएँ होनी चाहिए, रिसर्च केंद्र होने चाहिए। जब इस तरीके की शिक्षा होगी तो ये दूरदृष्टि है, यही आपका विजन है कि जो टीचर एजुकेशन है, जो एनसीईआरटी एवं एनसीटी क्या कहती है टीचर एजुकेशन के बारे में, इनका विजन क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं आपके स्ट्रक्चर, टीचर एजुकेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आपके इसके स्ट्रक्चर, ठीक है, संरचना की। ठीक है, यहाँ पे विजन की हमने बात कर ली कि विजन क्या क्या होना चाहिए। इसके बाद हम करते हैं स्ट्रक्चर, और संरचना में हमको कौन सी चीज़ें देखनी है? प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर, प्राइमरी, सेकेंडरी एवं प्राइमरी, सेकेंडरी, उच्चतर। ठीक है, आपके ये पढ़ना। तो प्रारंभिक शिक्षा में यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है? यहाँ पे आपको कि आपके पाठ्यक्रम, यहाँ पे क्या पूछा है? एनसीईआरटी तथा एनसीटी पाठ्यचर्या प्रलेखों में प्रारंभिक तथा उच्चतर प्रारंभिक स्तरों पर अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या की संरचना। ठीक है, अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या की संरचना, इसमें क्या पाठ्यचर्या प्रलेखों में। ठीक है, पाठ्यचर्या प्रलेखों में मतलब है कि यहाँ पे इनका क्या करिकुलम होना चाहिए, क्या इनमें सब्जेक्ट होने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें इनको सिखाई जानी चाहिए। तो प्रारंभिक शिक्षा में जैसे हमारा बीटीसी हो गया, एनटीटी हो गया, ठीक है, बीटीसी हो गया, एनटीटी हो गया एवं ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे कोई कोर्स होगा, डिप्लोमा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से विषय होंगे? तो एक तो होता है हमारा सैद्धांतिक जो पुस्तकीय ज्ञान होता है, दूसरा होता है हमारा प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकली होता है। यहाँ पे हमको व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, सैद्धांतिक हो गया, व्यवहारिक। जो प्रैक्टिकली होता है, जो सैद्धांतिक होगा, यहाँ पे हमारा क्या पढ़ते हैं हम और एग्जाम देते हैं। यहाँ पे जो प्रैक्टिकली होता है, जो हमको बीटीसी करते हैं, इसमें हमें 1 महीने की या 2 महीने की या 3 महीने की जो ट्रेनिंग दी जाती है उसको कहते हैं। तो इसमें हमको कौन कौन से विषय होने चाहिए, क्या क्या हमारी प्रैक्टिकल होने चाहिए। तो इसमें कौन कौन से विषय होने चाहिए? जैसे यहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है? पर्यावरण शिक्षा पढ़ाई जाती है, आपका गणित पढ़ाया जाता है, विज्ञान पढ़ाया जाता है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन भी किया जाता है। ठीक है, तो जैसे हम मान लेते हैं गणित हो गया, पर्यावरण शिक्षा हो गया,
ठीक है, पर्यावरण शिक्षा हो गया, और इसमें आपका आ जाता है सामाजिक अध्ययन हो गया। ठीक है, सामाजिक अध्ययन पर आधारित जो हमारी शारीरिक शिक्षा होती है, स्वास्थ्य शिक्षा होती है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य शिक्षा हो गया आपका, स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक अध्ययन हो गया आपका। ठीक है, ये सब आपके यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं विषय के रूप में। और यहाँ पे आपको क्या प्रैक्टिकली सिखाया जाता है, क्या व्यवहारिक आपको अनुभव सिखाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, विज्ञान मान लो, और जो अनुभव आपके हैं, ठीक है, जो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली सिखाया जा रहा है। ये तो आपका हो गया क्या, सैद्धांतिक हो गया। ठीक है, और ये आपका जो प्रैक्टिकली जो यहाँ पे आपको चीज़ें करके सिखाई जा रही हैं, अनुभव आपको मिल रहे हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा में यहाँ पे बस आपको यही पढ़ना है कि यहाँ पे आपका क्या स्ट्रक्चर है, करिकुलम पाठ्यचर्या का। ठीक है, तो पाठ्यचर्या कैसी है आपकी, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ से मिल रही हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें पढ़नी है। आपको समझ में आ गया नहीं, लिखा कितना लेंदी है, कितना बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन इसमें है क्या, कुछ भी नहीं है, केवल हमको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका माध्यमिक शिक्षा। तो माध्यमिक शिक्षा पे हमारा पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, क्या विषय होने चाहिए, कौन कौन से विषय हमको पढ़ना है, क्या हमको प्रैक्टिकली करना है, क्या हमको व्यवहारिक करना है, एवं क्या हमको अनुभव यहाँ से मिल रहे हैं। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा में आपका क्या आ जाएगा, माध्यमिक शिक्षा में जैसे यहाँ पे होता है कि आपको इन चीज़ों का, लेकिन यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा में होता है आपका कि हमको एक या दो विषयों में निपुण होना चाहिए होता है, कि दो विषय हमको मुख्य रूप से सिखाए जाते हैं कि यदि कभी हम एक विषय हमको नहीं मिल रहा है तो हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा सकें। एक विषय में या दो विषयों में जो बालक होता है वो निपुण होता है। यहाँ पे क्या, सभी विषयों का ज्ञान दिया जाता है, सभी विषयों को बराबर बराबर पढ़ना होता है। लेकिन यहाँ पे जो टीचर होता है, ये टीचर का करिकुलम की बात कर रहे हैं हम, टीचर एजुकेशन से। ठीक है, टीचर की शिक्षा से बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो प्रारंभिक शिक्षा, ये बच्चों को नहीं पढ़ानी है, प्रारंभिक स्कूल में ये चीज़ हमको बच्चों को नहीं सिखानी है। ठीक है, और यहाँ पर जो इनका करिकुलम, ये बच्चों को नहीं सिखाना, यहाँ पे जो इनके शिक्षक हैं, इनकी शिक्षा की बात की जा रही है कि इनको क्या क्या सीखना है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई कि इनको क्या क्या। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा में आपका क्या आ जाता है, जैसे यहाँ पे आपका हो गया बीएड हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या, बीटीसी एनटीटी, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ाए जाते हैं, यहाँ पे आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सैद्धांतिक रूप से एवं प्रैक्टिकली रूप से। तो यहाँ पे जो आपका होगा, यहाँ पे आपका मान लीजिए 10 +2 +3 हो गया। ठीक है, तो और आपको अब तो जैसे बीएड 2 साल का हो गया, तो 2 साल का प्रशिक्षण मान लीजिए, पहले 1 साल का था। ठीक है, 10 +2 +3 आपकी क्वालिफिकेशन होगी। और यहाँ पे आपकी क्या थी क्वालिफिकेशन, 10 +2। ठीक है, प्लस आपका क्या, 1 ईयर का प्रशिक्षण हो गया। ठीक है, 1 ईयर का प्रशिक्षण हो गया। तो यहाँ पे क्या, 10 +2 +3 हो गया, 2 ईयर का आपका प्रशिक्षण हो गया, बीएड हो गया। तो यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपको कौन कौन से विषय पढ़ने होंगे, क्या क्या आपको यहाँ पे साइकोलॉजी मान लीजिए। ठीक है, साइकोलॉजी, जो सांस्कृतिक विषय हैं आपके, जो सामाजिक विषय हैं, ये सब यहाँ पे आपको पढ़ाए जाते हैं। सांस्कृतिक मान लीजिए, सामाजिक विषय मान लीजिए। ठीक है, मनोवैज्ञानिक, यहाँ पे आपको बच्चों में किस तरीके से समायोजन आप करेंगे, कैसे आपस में उनमें तालमेल बिठाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो कौन कौन से आपके सांस्कृतिक विषय हो गए, सामाजिक विषय हो गए। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान हो गया। यहाँ पे जो छात्र होते हैं उनके विकास स्तर, शिक्षा एवं समायोजन, जैसे छात्रों के विकास के बारे में सिखाया जाता है। ठीक है, उनसे संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में सिखाया जाता है। उनमें आपस में हम लोग समायोजन कैसे करेंगे, ठीक है, किस तरीके से हम उनमें समायोजन बिठाएंगे, किस तरीके से तालमेल बिठाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हमको प्रैक्टिकली रूप में अध्यापन काल भी करवाया जाता है। तो ये हमारे अनुभव होते हैं प्रैक्टिकल रूप में। सैद्धांतिक रूप में तो विषय के रूप में सिखाई जाती है, और अनुभव अध्यापन काल करते हैं तो हम ये हमारा प्रैक्टिकल, हमको अनुभव प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे आपको पहले बताया कि जो 1 या 2 विषयों में जो टीचर होता है वो निपुण होता है। ठीक है, एक ही विषय में या 2 विषयों में वो मुख्य रूप से उसका ज्ञाता हो जाता है। इसके बाद आपका उच्चतर माध्यमिक शिक्षा। तो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा आपका हायर एजुकेशन से आ जाएगा। ठीक है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन से मतलब आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो, ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी, बस इसमें आपको यही पढ़ना है कि आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और क्या आपको प्रैक्टिकल वर्क सिखाया जाता है। तो आपकी यही स्ट्रक्चर है, यही यहाँ पे संरचना है। तो ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको क्षेत्रीय कार्य भी सिखाए जाते हैं। ठीक है, कुछ सामाजिक कार्य भी सिखाए जाते हैं प्रैक्टिकल के रूप में। यहाँ पे क्या, कुछ क्षेत्रीय कार्य सिखा दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे क्षेत्रीय प्रशिक्षण दिया जाता है, मतलब कोई क्षेत्र का आंतरिक प्रशिक्षण। ठीक है, आंतरिक प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, सामुदायिक एवं समाज सेवा कार्य
ठीक है। समाज सेवा कार्य से रिलेटेड जो भी सिखाया जाता है प्रशिक्षण, यहाँ पे आपका क्या आता है, जैसे उच्च माध्यमिक स्तर, यहाँ पे आपका आ जाएगा कि जैसे आपका कौन कौन सी डिग्री होगी, यहाँ पे आपका MA मान लीजिए, ठीक है, MEd मान लीजिए, ये चीज़ें सिखाई थी। तो इनमें आपका कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। PhD हो गया, MEd 2 वर्ष का हो गया, PhD हो गया, तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने और क्या क्या आपको इनमें अनुभव करना है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें, तो आपको केवल यही पढ़नी है। तो आप ये तो मैंने पढ़ा दिया, और डिटेल से आप और पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सारी चीज़ें आपके जो डाउट हैं वो क्लियर, अभी जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी सारे 2012 से लेकर 2019 तक के जितने भी आपके टीचर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, जब मैं सारे क्वेश्चंस करवा दूंगी तो आपके डाउट 100% क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपका इतना आज कंप्लीट हो गया। उच्च शिक्षा में आपका क्या प्रैक्टिस होती है, ठीक है, कि आपके प्रैक्टिकली वर्क, जो प्रैक्टिकली वर्क एवं सैद्धांतिक ज्ञान जो भी आपको इसमें सिखाया जाता है वही इसका आपका स्ट्रक्चर है एवं संरचना है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। देखिए यदि हम पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में ही नहीं आएगी। जो आपका सिलेबस में जो आपकी ये लाइन दी हुई है कि आपको ये पढ़ना है, तो ये पढ़ेंगे तो लगेगा कि बहुत टफ है। यही सब देख के स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हम टीचर एजुकेशन पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो कल आपका टीचर एजुकेशन का पार्ट A समाप्त हो जाएगा। इसमें आपका क्या बचा हुआ है जो कि हम कल करवा देंगे। इसमें आपका बचा है सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा के घटकों का संगठन, समव्यवहार पर एक उपागम, आधारित पाठ्यक्रमों के लिए प्रतिपादक, सहयोगात्मक तथा अनुभवजन्य अधिगम। तो ये चीज़ आपकी कल पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप प्रैक्टिस करते रहिए एवं अपनी सफलता को निश्चित कीजिए।